अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप यूनिवर्स के उस टाइम को जानते हैं जिस वक्त हमारी कायनात की सबसे पहली चीज बनी थी? और कायनात की सबसे पहली चीज बनने के 00000000000000001 सेकंड के बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं। जरा रुकिए और आप मुझे बताइए कि क्या ये एक नॉर्मल एक्सप्लोजन था? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, असल में ये एक्सप्लोजन हुआ था या नहीं इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन उस एक्सप्लोजन से निकलने वाले कुछ पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से हमारी पूरी यूनिवर्स बनी थी। यहाँ पर एक सवाल आता है, उस वक्त तो एटम्स मौजूद थे ही नहीं, तो फिर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से हमारी यूनिवर्स कैसे बनी? तो मैं आपको बता दूं, इन पार्टिकल्स के 3,80,000 साल के बाद दुनिया के सबसे पहले एटम वजूद में आए थे, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या इन एटम्स ने मिलकर हमारी यूनिवर्स बनाई? तो मैं आपको बता दूं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो जी हाँ, एटम यानी कि यूनिवर्स में मैटर के आने के बाद ग्रेविटी वजूद में आई थी। ग्रेविटी की वजह से तमाम पार्टिकल्स आपस में मिले और फिर इन्होंने हमारी पूरी यूनिवर्स में हर जगह हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स बनाए। ग्रेविटी की वजह से तमाम पार्टिकल्स कम्पैक्ट हुए और फिर 100 से 150 साल के बाद हमारी यूनिवर्स में सबसे पहला स्टार बना। इस स्टार को पॉपुलेशन 3 स्टार कहते हैं। पॉपुलेशन 3 के फौरन बाद पॉपुलेशन 2 स्टार बने और फिर इसके फौरन बाद पॉपुलेशन 1 स्टार बना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टार हमारे किस काम के थे, तो मैं आपको बता दूं, इन स्टार्स के एक्सप्लोजन की वजह से हमें बाकी के एलिमेंट्स मिले थे और इन एलिमेंट्स से हमारी यूनिवर्स में सबसे पहले गैलेक्सी बनी थी जिसका नाम GN-11 है। ये गैलेक्सी बिग बैंग के 400 मिलियन साल बाद बनी थी। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या उस वक्त सिर्फ एक ही गैलेक्सी बन रही थी? तो इसका जवाब है जी नहीं, इसके साथ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी बन रही थी। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि GN-11 गैलेक्सी मिल्की वे से 25 गुना छोटी है। ये गैलेक्सी अभी भी एग्जिस्ट करती है और ओल्डेस्ट गैलेक्सी की लिस्ट में शामिल है। इसके 4.6 बिलियन साल के बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लेनेट जुपिटर फॉर्म हुआ था। जुपिटर ने अपने आसपास मौजूद तमाम एस्ट्रॉइड्स को अपने अंदर समा लिया था और बाकी के प्लैनेट्स की फॉर्मेशन के लिए अपना किरदार अदा किया। अब हमारी जमीन की फॉर्मेशन होने का वक्त था। 60 मिलियन साल के बाद सोलर सिस्टम का तीसरा प्लेनेट यानी कि हमारी जमीन की फॉर्मेशन हुई। उस वक्त हमारी जमीन भी बाकी के प्लैनेट्स की तरह ही थी, लेकिन 1,43 मिलियन साल के बाद हमारी जमीन पर सबसे पहली लाइफ फॉर्म हुई जिसे लूका कहते हैं। ये पूरी यूनिवर्स का प्रोकैरियोटिक सेल था। इस सेल की वजह से अर्थ के बाकी के ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए थे। इसके 3.45 बिलियन साल के बाद इंसान इस जमीन पर आए और नेचर को डेवलपमेंट के लिए यूज करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे आप और हम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लाइफ तमाम प्लैनेट्स को छोड़कर हमारी जमीन पर आई है और अब हम फिर से स्पेस में जाने वाले हैं। आखिर कैसे? तो मैं आपको बता दूं, लोग अब ये जानना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्स असल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, लेकिन इसे प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने के लिए हमें 40 से भी ज्यादा साल लग गए थे। आखिरकार 1947 में हमने स्पेस में सबसे पहला इंसेक्ट भेजा। जमीन के सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर करमैन लाइन है जहां से स्पेस स्टार्ट होती है। 20 फरवरी 1947 में न्यू मैक्सिको से V2 रॉकेट को लॉन्च किया गया जिसने 109 किलोमीटर ऊंचा जाकर इस लाइन को टच किया था। इस रॉकेट में फ्रूट फाइल्स थी जो स्पेस में जाने वाले सबसे पहले इंसेक्ट्स थे। इसके बाद 1948 में बम्पर WAC रॉकेट ने अर्थ की सरफेस से 393 किलोमीटर की उड़ान भरी और स्पेस में जाने वाला सबसे पहला ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद तमाम कंट्रीज के दरमियान स्पेस में जाने की रेस शुरू हो गई। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि इसमें सबसे पहले नंबर पर सोवियत यूनियन था। 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया और इसके बाद स्पुतनिक 2 को फीमेल डॉग लेका के साथ लॉन्च किया। ये बेचारी स्पेस में टेम्परेचर कंट्रोल फेलियर की वजह से मर गई थी। इस फेलियर के बाद रशिया ने 3 साल का गैप लिया और फिर 12 अप्रैल 1961 को एक इंसान को ही स्पेस में भेज दिया जिसका नाम यूरी गैगरिन था। इसके ठीक 2 साल बाद 16 जून 1963 को वोस्टेक 6 स्पेस सैटेलाइट के जरिए वेलेंटाइना रेशकोवा स्पेस में जाने वाली सबसे पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बन गयी। आइए अब बात करते हैं रशियन कॉस्मोनॉट एलेक्से लियोनोव की, जो स्पेस में जाने के बाद अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकल गए थे और इन्होंने 10 मिनट की वॉक की
जिसकी वजह से वो 18 मार्च 1965 में स्पेस वॉक करने वाले पहले इंसान बन गए। रशिया को देखते हुए अमेरिका ने भी एंट्री की और 7 दिसंबर 1968 को अमेरिका ने सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसका नाम अमेरिकन ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। अब रशिया को स्पेस रेस में पीछे छोड़ने के लिए अमेरिका को न्यू आइडियाज की जरूरत थी और उसने अपना मिशन स्पेस में नहीं बल्कि मून पर किया। अमेरिका ने 1969 में अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपोलो 11 मिशन के जरिए मून पर भेजा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले इंसान बन गए। मून पर जाने के बाद हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस में भेजा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में जाने वाला पहला स्पेस स्टेशन नहीं है, बल्कि स्पेस में जाने वाला पहला स्पेस स्टेशन इसे 19 अप्रैल 1971 में लॉन्च किया गया था। लेकिन जब ये स्पेस स्टेशन 11 अक्टूबर 1971 को वापस जमीन पर आ रहा था तो इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज क्रिएट हो गए थे, जिसकी वजह से ये स्पेस में ही ब्लास्ट हो गया। ऐसा ही टेक्निकल इशू सोयूज 11 की लॉन्चिंग में भी हुआ था। इस इशू का नतीजा बहुत ही खतरनाक था। सोयूज 11 के एस्ट्रोनॉट विक्टर पार्टसायव स्पेस में अपना बर्थडे मनाने वाले पहले इंसान थे। इनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद थे। जब ये लोग अर्थ पर लैंडिंग कर रहे थे तो ब्रीदिंग वॉल में कोई इशू आ गया, जिसकी वजह से इन्हें ऑक्सीजन ना मिल सकी और 110 सेकंड्स में 30 जून 1971 में इन तीनों की मौत हो गई। ये स्पेस में होने वाला सबसे पहला डेथ इंसिडेंट था। इस डार्क एक्सपीरियंस के बाद नासा ने स्पेस से आने वाली लाइट्स पर फोकस किया। इस लाइट की वजह से सबसे पहला ब्लैक होल ढूंढा गया, जिसका नाम सिग्नस X1 है। ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में ही दिया था, लेकिन इन्हें ढूंढने में हमें 55 साल लग गए और 1971 में हमने जमीन से 6197 लाइट ईयर्स दूर इस ब्लैक होल को ढूंढा था। ब्लैक होल को ढूंढने के बाद नासा के साइंटिस्ट स्पेस को मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश में लग गए और उन्होंने 14 मई 1973 को अपना पहला स्पेस स्टेशन स्काई लैब लॉन्च किया। ये स्पेस स्टेशन आम स्पेस स्टेशन नहीं था। इसमें एक खास बात थी, वो ये कि स्पेस स्टेशन के साथ साथ ये स्पेस में लॉन्च होने वाली दुनिया की पहली रिसर्च लेबोरेटरी भी थी और इसके साथ ही अपने 90,718 किलोग्राम वेट के साथ स्पेस में जाने वाला आज तक का सबसे हैवी ऑब्जेक्ट भी है। इस लेबोरेटरी में अब तक 270 से ज्यादा बायोमेडिकल, लाइफ साइंसेज, अर्थ ऑब्जर्वेशंस, सोलर एस्ट्रोनॉमी और मटेरियल प्रोसेसिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। इनमें से एक एक्सपेरिमेंट सोवियत सैल्यूट 7 के क्रू मेंबर ने 1981 में किया था। उन्होंने अपने माइक्रो ग्रीन हाउस एपेरेटर को यूज करके स्पेस के पहले फ्लोरिंग और सेट प्रोड्यूसिंग प्लांट अरेबिडोप्सिस को ग्रो किया था। एक्सपेरिमेंट करने तो बहुत लोग आए थे, लेकिन 2001 में अमेरिकन मिलियनेयर डेनिस टीटो को एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बल्कि स्पेस में घूमने के लिए भेजा गया था और स्पेस घूमने के चक्करों में ही वो मर गए। अपने इस ड्रीम के पीछे उन्होंने $20 मिलियन जाया कर दिए। यहाँ पर एक सवाल आता है, वो खुद तो मर गए तो फिर इतने ज्यादा पैसे जाया करके उन्हें क्या फायदा मिला? तो फिर मैं आपको बता दूं, इतने पैसे जाया करने के बाद उन्हें फायदा ये हुआ कि उन्हें 8 दिन इसकी सैर और दुनिया का सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट का टैग मिला था। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्पेस में सैर करने का शौक रखने वालों के लिए ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन ने 2027 तक दुनिया का सबसे पहला स्पेस होटल वॉयेजर स्टेशन को लॉन्च करने का जिम्मा लिया है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर वो पहला स्पेस विजिटर कौन होगा? आपको क्या लगता है वो खुशकिस्मत इंसान कौन होगा? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।